विगत वर्ष में पूछे गए कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समय बहुत कम है, जिसको लेकर हमको जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं हम उसकी वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा ये सेकंड पार्ट है। हालांकि पहला पार्ट हम कई पार्ट बना चुके हैं, तो आप अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, इसमें लिखा है कि संक्रमण तत्व क्या है, यानी का हमको इसमें ये बताना होगा कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं या संक्रमण तत्व क्या है। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी का ये 2017, 2014, 8 और 7 और 5 इन सब में आया हुआ है। तो संक्रमण तत्व को आप लोग जानते होंगे कि क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्ष में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये बात तो आपको पता ही है, यानी का एक बात आप याद रखेंगे कि डी ब्लॉक के कोई भी तत्व हैं। ठीक है, मैं आपको अभी समझाता हूं, लेकिन उससे पहले संक्रमण तत्व क्या है जो लिखा है उसको देखते हैं। यानी का वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व डी तथा एस ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी और ये भी समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोग एक बात को विशेष ध्यान दें, और ये बात आप लोग जानते होंगे कि डी ब्लॉक को डी ब्लॉक का इसलिए कहा गया, चाहे कितने भी ब्लॉक को, ब्लॉक 4 होते हैं, एक डी होता है, एक एस होता है, एक पी होता है और एक एफ होता है। यानी का हम नॉर्मली बोले हैं तो ब्लॉक हमारे एस पी डी एफ होता है। तो जिसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय हमारा जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस कक्ष में आ जाए, यानी का वो या तो एस में आ जाए तो वो कहाँ पाया जाएगा, एस ब्लॉक में पाया जाएगा, पी में आ जाता है तो वो पी में पाया जाएगा। यानी का जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में आ जाता है वो उसी कक्ष पे, उसी ब्लॉक का कहलाने लगता है। यानी का जितने भी तत्व हमारे एस ब्लॉक में होंगे, इसका मतलब ये है कि वो एस में पाए जाते हैं, उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, एस में पाया जाता है। तो नॉर्मली यही लिखा गया है कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतित ऊर्जा स्तरों के डी कक्ष भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन लिखा है आर से पी, यानी का आर से किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की सांद्रता 0.06 एम से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.2 एम हो जाती है, तो औसतन वेग बताइए। यानी का हमसे ये पूछा गया है कि पहले कोई एक रिएक्शन है जो किससे जा रही है, आर से पी में जा रही है। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई रिएक्शन आर से किस में गई, पी में जा रही है। यदि आर से पी में गई तो उस समय इसकी सांद्रता जो है वो कितनी थी, 0.06 थी, और सांद्रता कितनी हो गई, 0.02 हो गई। कितना समय लगा, इसको समय लगा 20 मिनट। तो फिर पूछ रहा है कि औसतन वेग की गणना कीजिए। तो नॉर्मली हम यहाँ से कह सकते हैं कि औसतन वेग का सूत्र क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो औसतन वेग का सूत्र होता है सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। तो सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, तो यहाँ से देखिए कि 20 मिनट में पहले कितनी थी, 0.06 और से कितनी हो गई, 0.02। यानी का सांद्रता में परिवर्तन कितना आया, तो परिवर्तन के लिए क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। हमारी पहले कितनी थी, 0.06 और फिर बाद में 0.02। ये परिवर्तन और बट्टे समय, समय अंतराल में कितना हुआ, 20 मिनट में। यानी का पहले का समय 0 और आपका 20 मिनट, तो कितना होगा, 20 माइनस 0। तो यही फॉर्मूला लगा दिया। औसतन वेग का हमारा कौन सा फॉर्मूला था, औसतन वेग का फॉर्मूला ये है कि औसतन वेग का फॉर्मूला ये है सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। बात समझ में आ रही है?
तो नॉर्मली पहले तो औसतन वेग का हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फिर जो परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन कितना हुआ, पहले लिखा था 0.006 माइनस 0.02 और समय में परिवर्तन 20 मिनट, यानी का 20 माइनस 0, तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद जब इसमें से इसे माइनस करेंगे 0.06 में से 0.02 को माइनस करेंगे तो 0.04 बचेगा, और 0.20 जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.002 मोल प्रति लीटर पर मिनट, वो प्रति मिनट। बात समझ में आती है? तो इस तरीके से हमारा ये आंसर करेक्ट जाएगा और ये इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन किए जाते हैं, आराम से समझिए। हमने कुछ नहीं किया, कोई भी एक रिएक्शन थी जो R से P जा रही थी और पहले उसकी सांद्रता जो थी R से P जा रही थी, सांद्रता इतनी थी, बाद में इतनी हो गई और कितना समय लगा, 20 मिनट लगा। तो हम लोग औसतन वेग का जानते हैं, औसतन वेग का मतलब होता है सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, 0.06 और बाद में 0.02 और समय कितना था, 20। तो ऐसे करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड वाले आंसर कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कोशिश यही करता हूं कि ज्यादातर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। ताप गुणांक, यानी का हमको ये बताना होगा कि ताप गुणांक किसे कहते हैं। नॉर्मली हम आपको बता दें ताप गुणांक क्या होता है, कि ताप गुणांक में क्या है कि कोई भी तापमान है, ऐसे समझ के चलिए, जैसे मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं कि ताप गुणांक का ऐसे मतलब समझ के चलिए, कोई भी किसी भी अभिक्रिया का वेग मान के चलते हैं जब टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस रहा हो तब की मैं बात करूं, और उसमें से कितना टेम्परेचर जोड़ दें, 10 डिग्री सेल्सियस जोड़ दें, तो कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया कि नहीं हो गया, यानी का 10 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो तापमान में हमने जो परिवर्तन किया, बात समझते हैं, एक वेग स्थिरांक वो देख रहे हैं कब, जब तापमान T हो, T मतलब ऐसे समझिएगा हमारा 25 हो, और एक तापमान तब देख रहे हैं जब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए। तो 10 बढ़ा देंगे तो हमने 25 माना था, 25 में 10 बढ़ा देंगे कितना हो गया, 35 हो गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं अगर कोई टेम्परेचर T माना और 10 बढ़ा दें तो T + 10 हो जाता है। तो यही लिखा है। ताप गुणांक किसे कहते हैं, तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ताप गुणांक यदि T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक कितना K हो तो 10 डिग्री अधिक ताप पर वेग स्थिरांक K T + 10 यानी का टेम्परेचर में कितना गुना बढ़ जाता है, 10 गुना नहीं, मतलब कि 10 बढ़ा देते हैं, 10 + 10 हो, तो उसका अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, तापीय गुणांक कहलाता है। तो ताप गुणांक इक्वल टू टेम्परेचर यानी का वेग स्थिरांक जब 10 बढ़ा दिया तब, और बट्टे जो पहले था जब 10 नहीं बढ़ा था, अर्थात 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल वाले दो तापकों के पर दर स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। तो कुल मिला के आप हम लोग बात ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर कभी भी फॉर्मूला लिखने को आता है तो ताप गुणांक का फॉर्मूला हो जाता है K, यानी का वेग स्थिरांक कब की बात हो रही है, जब उसका टेम्परेचर जो हमारा जितना था, जैसे मान के चलो पहले 25 था तो 25 में फिर हमने कितना बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 35। तो तापमान में यानी का उसका वेग कब, जब तापमान कितना कर दिया 35 और बट्टे के, और तापमान जब कितना था 25 पे, यानी का जो हमने 10 बढ़ाया, आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए, जो हमने 10 टेम्परेचर बढ़ाया वो वेग, और जो पहले टेम्परेचर था उसका अनुपात ही क्या कहलाता है, उसका अनुपात कहलाता है ताप गुणांक कहलाता है। आई बात समझ में, आप बात समझिएगा अच्छे से। हम क्या बोले, हम बोल रहे हैं कि कोई भी ताप गुणांक और जो वेग स्थिरांक है, तो कौन सा वेग स्थिरांक, जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है वो वाला वेग स्थिरांक, और बट्टे जो पहले हमारा तापमान था वो स्थिरांक क्या कहलाता है, वही कहलाता है ताप गुणांक। यानी का नॉर्मली हम लोग एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ताप गुणांक इक्वल टू KT + 10/KT। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो वास्तविकता में इंपॉर्टेंट लगते हैं, और आप ईयर देख रहे होंगे, साफ साफ आपको ईयर भी दिख रहा है कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए क्या वास्तविकता में ये क्वेश्चन आपको आता है। लिखा है आवासीय एकाणुक अभिक्रिया के उदाहरण देते हुए समझाइए। अब आप मुझे बताइए, आपने एकाणुक पढ़ा, द्विआणुक पढ़ा, आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया भी पढ़ी थी, तो उसमें इस बार हमसे पूछा गया है कि एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो एकाणुक से मतलब क्या है, एकाणुक यानी का छंद जो होता है, तो इसको आवासीय एकाणुक अभिक्रिया कौन सी होती हैं, वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है। आणविकता समझते हैं, हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था
कि आड़िकता क्या थी, यानी कि किसी भी रिएक्शन में कोई चीज में कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आपको जहां कहीं भी दिखे तो वहां से ये वाली वीडियो देखिएगा कि आड़िकता क्या होती है। तो नॉर्मली हमको देखने में तो ऐसा लगता है कि अभिक्रिया कितनी है, प्रथम कोटि की है, लेकिन इसकी आड़िकता जो है वो 1 से अधिक होती है, इसलिए यानी का 1 से अधिक होती है। आवासीय एकार्डिक अभिक्रिया कहलाती है। कौन? यानी का हम कह सकते हैं कि आवासीय एकार्डिक अभिक्रिया वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी आड़िकता 1 से अधिक होती है। देखिए क्या लिखा है, वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आड़िकता 1 से अधिक होती है आवासीय एकार्डिक अभिक्रिया कहलाती है। बात क्लियर हो रही है? इस प्रकार की अभिक्रिया आप उदाहरण देख सकते हैं। तो उदाहरण में लिखा हुआ है कि जो एथिल एसीटेट है ये वाला, इसमें जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो देखिएगा आड़िकता 1 से अधिक हो गई कि नहीं हो गई? क्यों? हालांकि ये प्रथम कोटि की है, ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, लेकिन इसकी आड़िकता 1 ये लिया है, 1 हमने इसको लिया है और 1 इसको लिया है, तो कुल मिला के हुए तो 2, तो आड़िकता 1 से अधिक हो गई। परंतु हम बोल क्या रहे हैं, एकार्डिक, यानी का एकार्डिक, लेकिन एक्चुअली में ये एकार्डिक है नहीं, ये एकार्डिक में नहीं है, लेकिन इसको किस में लाया जाता है, एकार्डिक में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है आवासीय एकार्डिक अभिक्रिया। बात समझ में आती है? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका उदाहरण ये है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन, ठीक है, अम्लीय माध्यम जब कराया तो ये रिएक्शन बन जाती है, और ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी आए तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और क्या लिखा है? और लिखा है इस अभिक्रिया की आड़िकता 2 है तथा कोटि 1, क्योंकि अभिक्रिया में 2 अभिकारक एथिल एसीटेट तथा जल प्रयुक्त हो रहे हैं, जबकि सांद्रता केवल 1 अभिकारक का प्रच्छेदीय रूप में परिवर्तित हो रही है, और इसकी परिवर्तन हो रहा है ये रहा। तो अब जब ये लिखा है तो इसकी तो पावर 1 है ना, तो कोटि की तो 1 हो गई, लेकिन भाग कितने लोग ले रहे थे? 2 ले रहे थे। एक्चुअली में दिख और कुछ रहा था और हो कुछ और रहा है, तो इसलिए इसमें समयांतर हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आवासीय एकार्डिक अभिक्रिया कहलाती हैं। बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मुझे उम्मीद है आप सबको ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक भी लिखिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जरा आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये अभिकारकों पर इसलिए डिपेंड नहीं करती है कि बेटा अगर हम इसका वेग लिखें तो के और कोई भी रिएक्टेंट है आर की पावर अगर 0 लिख देते हैं, अब किसी की पावर जब 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो कुल मिला के R इक्वल टू के बराबर हो जाती है। और देखो तो यहाँ पर सांद्रता का यानी का ये वाला टर्म आ ही नहीं रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं। तो नॉर्मली देखिएगा आप, हमने परिभाषा यही लिखी है, वह अभिक्रियां जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण के लिए इसमें लिखा है 2NO2 गिव्स आउट 2N2 प्लस O2। इस प्रकार इस अभिक्रिया की दर N2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो नॉर्मली, और इसमें पूछा था कि वेग का स्थानांतरण लिखिए, तो वेग स्थानांतरण का व्यंजक K इक्वल टू 1/T/E0 माइनस A, और शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक कितना है, और ये तो K की वैल्यू निकल आती है K इक्वल टू मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने थोड़ा जल्दबाजी इसलिए कर दिया है, ये डेरिवेशन मैं आपको वीडियो में करा चुका हूँ, आप डेरिवेशन ये जाके वीडियो से देखें कि किस तरीके से कराया। नॉर्मल मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर केवल ये समझाया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया यहाँ कहीं भी आती है तो आप नॉर्मल कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। बात क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक परिस्थिति बताइए जिसमें एक द्वि-आण्विक अभिक्रिया बलगतिकी के रूप में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बात
इस क्वेश्चन से काफ़ी लोग बहुत दूर दूर तक रहते हैं, बहुत दूर दूर तक लोगों का कोई संबंध नहीं है ऐसे क्वेश्चनों से। तो क्वेश्चन कहता है कि एक परिस्थिति बताइए जिनमें एक आण्विक अभिक्रिया बलगतिकी के रूप में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो नॉर्मल हम कह सकते हैं कि जब एक अभिकारक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, यानी कि सुनिएगा, कोई भी अभिकारक है वो अधिक मात्रा में उपस्थित हो तो इस परिस्थिति में उसकी सांद्रता नियत रहती है। इसे आभासी एकाणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी का जब एक अभिकारक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो इस परिस्थिति में उसकी सांद्रता नियत रहती है, इसे आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सरल क्वेश्चन है और आप क्विकली रिवीजन करते रहिए। आप लोगों की मोस्टली शिकायत रहती है कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो हम इस बार ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डालें लेकिन वीडियो शॉर्ट ही रहे, लेकिन कैसे भी आप पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कॉपर डालने का विलयन रंग नीला हो जाता है, क्यों? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? समझाइए। देखिए, इसके लिए कुछ भी इतनी बड़ी रामायण आपको दिख रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी में देखोगे कि हमारा सिल्वर और कॉपर जो है वो कॉपर सिल्वर से नीचे है या फिर ऊपर है, और हमने पढ़ा था कि जो भी एक दूसरे के तत्व के ऊपर होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और नीचे होते हैं उसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। तो ये नीले रंग के क्यों हो जाते हैं? तो कहीं ना कहीं ये आयनों में परिवर्तित होते होंगे। पहले एक लॉजिक सी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में भी क्या कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? समझाइए। तो नॉर्मल कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag यानी का सिल्वर को कॉपर से नीचे रखा गया है। Ag को कॉपर से नीचे रखा गया है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उनके लवण के विलयन में विस्थापित कर सकता है। अतः Cu ये तो रासायनिक श्रेणी की यानी का जो सक्रियता श्रेणी है उसकी विशेषता है कि कोई नीचे होता है तो वो क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो नॉर्मली हमने कहा है कि प्रत्येक तत्व अपने नीचे स्थित तत्वों को उनके लवण के विलयन से स्थापित कर सकता है। अतः Cu Ag को उसके लवण के विलयन में विस्थापित कर देता है तथा स्वयं Cu+2 आयन में परिवर्तित हो जाता है। Cu+2 आयन का रंग नीला होने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। Cu की AgNO3 के साथ अभिक्रिया निम्न प्रकार है। तो हम कह सकते हैं Cu+2AgNO3 गिव्स आउट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। बात क्लियर है? यानी का ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सरल था, और अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको अभी से नहीं आते हैं तो समझ लीजिए आगे आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छे से तैयारी करिएगा, बढ़िया से लगे रहिएगा, क्योंकि समय वास्तविकता में बहुत कम बचा है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, इस बार कुछ क्वेश्चन हट के लेके आए हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के कारण सहित समझाइए। निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। पहला क्वेश्चन कहता है कि क्लोरीन जो है Ki विलयन से आयोडीन को विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित कर देता है, परंतु आयोडीन Br2 विलयन से ब्रोमीन को विस्थापित नहीं कर पाता है, क्यों? अब ये क्वेश्चन पहले तो आपको पता नहीं है, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। तो इसमें लिखा है क्लोरीन Ki विलयन से आयोडीन को विस्थापित कर देता है। क्यों कर देता है इसका रीजन पता होना चाहिए। परंतु आयोडीन Kbr विलयन से ब्रोमीन को विस्थापित नहीं करती है, क्यों? तो नॉर्मल कह सकते हैं क्लोरीन आयोडीन से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। जो क्लोरीन है वो आयोडीन से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। अतः क्लोरीन Ki विलयन से I2 यानी कि आयोडीन जो है आयोडीन को विस्थापित कर देती है। तो नॉर्मली रिएक्शन हो जाती है Ki प्लस Cl2 गिव्स आउट 2KCl प्लस I2। ठीक, और इसके आगे हम कह सकते हैं कि आयोडीन ब्रोमीन से दुर्बल ऑक्सीकारक है, अतः आयोडीन Kbr विलयन से ब्रोमीन को विस्थापित नहीं कर सकती है। यानी का हमको इसमें ये चीज समझनी होगी कि कौन दुर्बल ऑक्सीकारक है और कौन प्रबल ऑक्सीकारक है। जो प्रबल ऑक्सीकारक होगा वो तो क्या करेगा, एक
विस्थापित कर सकता है किसी को, लेकिन जो दुर्बल है वो थोड़ी ना विस्थापित कर पाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो KBr प्लस I2 गिव्स आउट, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो नॉर्मली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी का देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि Hg प्लस H2SO4 गिव्स आउट HgSO4 प्लस H2, यह संभव नहीं है, क्यों? देखिए दोनों एक ही कंसेप्ट पर खेल रहे हैं, ये अभिक्रिया संभव नहीं है, तो इसका रीजन पूछा है। तो नॉर्मली अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा हो तब भी कहीं ना कहीं आप इसको लिंक कर सकते हो। किस तरीके से? यानी का Hg+2 से कहाँ गया? Hg में गया। इसका मानक अपचयन विभव, आपने इलेक्ट्रोड विभव ये सब सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप समझिएगा। यानी का Hg+2 और किसमें? Hg का मानव अपचयन विभव Hg प्लस हाफ Hg से H2 से अधिक धनात्मक होने के कारण अभिक्रिया संभव नहीं है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसका क्या हो जाता है कि मानक अपचयन विभव ज़्यादा होने के कारण ये, और इस पे प्लस का साइन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है बेटा, तो नॉर्मली हम इतना ही रखते हैं। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो, एक तो आज बहुत तेज़ बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की ज़्यादातर शिकायत ये रहती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि मटेरियल आपको दिया जाए, लेकिन समय का बहुत शॉर्टेज है। लेकिन फिर भी आज के लिए हम इतना ही, आखिरी क्वेश्चन रखेंगे तो थोड़ा जल्दी करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आई है, आप कमेंट में बहुत कम बताते हो, कमेंट में ज़रूर बताया करो कि ये चीज़ है, आगे इस चीज़ पर वीडियो डालिएगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमको बता सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, तो इसमें आप प्रयास करिएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि समय बहुत कम है, सारा जोर लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। तो जगाने की तो बात बाद में है, आप लोग खुद भी, अपने क्लासमेट भी, आप सभी लोग भी इसको सहयोग करिएगा, इस चैनल को भी आगे बढ़ाइएगा और सपोर्ट करिएगा। सब्सक्राइब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप करवाने का प्रयास करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि नए हैं तो हो सकता है ज़्यादातर लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा थोड़ा सा एक प्रयास है, अगर आप सब लोगों का सहयोग मिल जाए, आप सब लोगों से हम लोग भी आगे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन आज का क्या कहता है? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण लिखिए तथा दो उपयोग भी लिखिए। ये क्वेश्चन आप ईयर देख रहे होंगे, कितनी खतरनाक ईयर है, कब कब आया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नहीं तो लिखिएगा। मैं आपके साथ बोल रहा हूँ कि रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो नॉर्मल लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण निम्न प्रकार हैं। क्या क्या कहता है रासायनिक श्रेणी? तो आपको पता ही है कि रासायनिक श्रेणी के किसी भी तत्वों को उसके घटते या बढ़ते, उसकी क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी बनाई गई थी ना, उसके बारे में बात की जाती है। और हमने पिछली वीडियो में कई बार ये चीज़ें रिपीट की हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि इस बार इस तरीके से हैंडल किया जाए चीज़ों को, जिससे आपको लगे कि हाँ कुछ ना कुछ अलग है और कोई देखने का फ़ायदा होता है। और वो भी क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि इसमें हमको पिछली वाली वीडियो से कितना सीखे कितना नहीं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण निम्न प्रमुख प्रकार हैं। नंबर 1, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव का ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर बने गैल्वेनिक सेल का यह ऋण ध्रुव एनोड है। अब देखिए, मुझे मालूम है आपको ये जो कुछ टर्म आ रहे हैं, जैसे मानक अपचयन विभव, ये आपको समझ कम आ रहा होगा, लेकिन बेटा इसके लिए अभी इस बार हमने चैप्टर की वीडियो नहीं बनाई है। अगली बार हमारा प्रयास ये रहेगा, क्योंकि चैनल को हमने अभी 1-2 महीना पहले ही ओपन किया है। हमको नहीं मालूम था आप सभी लोग इसकी प्रतीक्षा में इतना प्यार देंगे कि आज हमको लगभग हम लोग बनके पे पहुंचने वाले हैं। आपका थोड़ा सहयोग और रहे तो आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर हम लोग बनके पर मूव करेंगे। तो आने वाले समय में ये भी क्लियर है कि हम सभी को, जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं कोचिंग, उन लोगों को हम ऑनलाइन ही यूट्यूब पर, अपना चैनल जब होगा तब तो होगा, यूट्यूब पर हम उनको बिल्कुल फ्री सारा का सारा पढ़ाएंगे, यदि आप लोग पूरा सहयोग करें तो। हालांकि होता यह है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दूर से ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर समय का अभाव होने के कारण, घर का भी काम वगैरह देखने के कारण
यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, तो उनको हम ये सब सुविधा देने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन बेटा ये सब करना तब अच्छा लगता है जब आप लोग भरपूर सहयोग करें और लगे कि हाँ आने वाले समय में हम भी कुछ नया कर सकते हैं। हालांकि करना, मुझे मालूम है किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का अपोजिशन किया जाता है, हर चीज़ की त्रुटियां निकाली जाती हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का अगर सहयोग बना रहा तो ना तो हम किसी भी त्रुटि से डरने वाले हैं और ना ही किसी आलोचकता से डरने वाले हैं। लोग तो यूं ही बुराई करते रहते हैं, और सुना होगा आपने भी, बात भी पीछे अगर करते हैं ना तो सुना है कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। इसलिए कोई बात करता है तो इसकी हम टेंशन नहीं ले सकते हैं, आप ऐसे समझिए। लेकिन कोशिश करिएगा, आप लोग समर्थन करिएगा, ताकि आने वाले समय में हम जो लोग वास्तविकता में रुपए की वजह से या फिर कोई भी और शॉर्टेज की वजह से, समय का अभाव की वजह से अगर हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको हम ऑनलाइन पहुंचाएं। और वो भी मैं आपसे ये वादा करता हूं कि बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे, आप उसकी चिंता ना करें। और जो लोग समर्थ रहेंगे यहाँ पर, उनको जितना हो सकेगा हम पूरा देंगे। बस आप लोगों को पूरा का पूरा सहयोग देना होगा। आप लोग अगर एक बार भी मन में ठान लेते हैं सहयोग देने के लिए तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज़ रहेगी। ठीक है। अच्छा, आज हो सकता है ज़्यादा बड़ा लेक्चर दे दिया हो, लेकिन कोई नहीं, माफ़ी चाहता हूं और ये क्वेश्चन को पूरा करके वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो नॉर्मली हम इसमें लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। तो पहला हमने पॉइंट बताया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव का ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि मानक इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर बने गैल्वेनिक सेल का यह ऋण ध्रुव कौन सा है? एनोड है। ठीक है। तो अगला हम कह सकते हैं कि जो धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा, यानी कि हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रबल अपचायक हैं, उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, जैसे लिथियम। अब देखिए, अगर आपको हाइड्रोजन रासायनिक श्रेणी अगर नहीं पता है तो यहाँ से भी कुछ बातें याद रखें जो हमको वहाँ पर मदद करेंगी। तो जो धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रबल अपचायक हैं, उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। और जैसे लिथियम, तो नॉर्मल देखते हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से दुर्बल अपचयन हैं उन्हें रासायनिक श्रेणी के नीचे रखा गया है। क्लियर है। और इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 वोल्ट माना गया है। इतनी बातें अगर हम याद रखते हैं तो ऐसे समझ के चलिए कि चाहे लक्षण पूछें या फिर उसके उपयोग पूछें तो नॉर्मली हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वास्तविकता में ये क्या है और क्या नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट